हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स वंस अगेन। पिछली क्लास में हमने नेशनल इनकम के चैप्टर के अंदर वैल्यू एड मेथड पढ़ा था और साथ में उसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ इसमें इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस। अब ये इनकम मेथड में जैसे हमने वैल्यू एड मेथड में पढ़ा कि हमने जितने भी देश के अंदर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए जाते हैं उन सबकी मार्केट वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। और इस इनकम मेथड में देश में जितने भी हमारे लोग हैं उन सब लोगों की इनकम को ऐड कर दिया जाए, हर तरह के फैक्टर इनकम को ऐड कर दिया जाए तो हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो इस मेथड में फैक्टर इनकम यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की जो इनकम है यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उस सारी फैक्टर इनकम को एस्टिमेट करना है और साथ में फिर अब उन सबकी टोटल फैक्टर इनकम को ऐड करना है। जितनी भी देश के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट हुई है उन सभी फैक्टर इनकम को ऐड करके हम डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे और फिर डोमेस्टिक इनकम में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स में देखा जाए सबसे पहले हमें फैक्टर इनकम को आइडेंटिफाई करना है कि है कौन कौन सी। तो पहले फैक्टर इनकम को आइडेंटिफाई करो और फिर इनको क्लासिफाई करो। हमारे पास कुछ अलग अलग स्टेप्स हैं, हमें इसको क्लासिफाई करना है। पहला है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर 2 ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है ना? तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम में आपने इन सभी फैक्टर इनकम को क्लासिफाई करना है 3 कैटेगरीज में। अब सब सेकंड स्टेप में इस फैक्टर इनकम जो हमने अभी निकाली है इन सबको ऐड करो। जितने भी देश के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट हुई है यानी सभी लोगों की कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को ऐड कर दो तो आपको निकल आएगी एनवीएटएफसी, जिसको हम एनडीपीएटएफसी डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। अब इस एनडीपीएटएफसी में नेशनल इनकम यानी कि एनएफआईए निकालने के लिए, एनपीएटएफसी निकालने के लिए आपको सिर्फ एनएफआईए ऐड करना है। तो अगर हम इसमें डोमेस्टिक इनकम के अंदर सिर्फ एनएफआईए ऐड कर दें तो विल गेट नेशनल इनकम, जिसको हम एनपीएटएफसी बोलते हैं। ये तो मैंने आपको स्टेप्स बताए। अब इसको किस तरह से हमने क्लासिफाई करके फॉर्मूला के थ्रू यूज करना है। तो इस इनकम मेथड में हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप मैंने बताया आपको निकालना है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब होता है कि लोग जब किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो उसके बदले में उनको रिटर्न में क्या मिलता है? वेजेस मिलती हैं, सैलरीज मिलती हैं। ये कंपेंसेशन एम्प्लॉइज जो है ना अपने आप में एक पूरी हेडिंग है। अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर कंपेंसेशन एम्प्लॉइज गिवन है तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको इसके 3 पार्ट्स हैं वो आपको कैलकुलेट करने हैं या फाइंड आउट करने हैं। पहला है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। कैश में इनको क्या मिलता है? जैसे इनको वेजेस मिल रहे हैं कैश में, इनको बोनस मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, यानी सारे अलाउंसेस हैं, बोनस है, कमीशन है, जो भी इनको कैश में मिल रहा है काम करने के बदले में वो सब आ जाएगा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में। उसके बाद है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड मतलब कैश नहीं मिल रहा, कैश की बजाय इनको कोई और चीज मिल रही है। फॉर एग्जांपल काम करने के बदले में इनको हो सकता है फ्री मील मिला, खाने का मिल गया, यूनिफॉर्म मिली फ्री में, या घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिल गई इनको, या रेंट फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया। कई ऐसी चीजें हैं जो काम करने के बदले मिल रही हैं लेकिन वो कैश में नहीं मिल रही, तो दैट विल बी कॉल्ड वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पर उसके बदले में इनको खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, यूनिफॉर्म मिल रही है या लोन मिल रहा है बिना इंटरेस्ट के, तो वो बच रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी बचत हो रही है, ये सारी चीजें कहलाएंगी वेजेस सैलरीज इन काइंड में। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन मतलब रिटायरमेंट के बाद इन लोगों की सोशल सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉयर क्या क्या दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड, पेंशन या ग्रेचुटी। ठीक है ना? तो इस तरीके से, और उसके अलावा मेडिक्लेम वगैरह, ये सब चीजें जो हैं ये अगर कंपनीज प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉइज को तो ये कहलाता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। अगर आपके न्यूमेरिकल के अंदर ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन यानी प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉय का दिया हुआ है तो वो आपको इसमें ऐड नहीं करना। एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन होता है वो आपकी वेजेस एंड सैलरीज का पार्ट होता है, कैश का पार्ट, जिसमें से वो डिडक्ट हो जाता है। लेकिन ये जो एम्प्लॉयर का हिस्सा होता है अलग से मिलता है। ये कैश में एम्प्लॉयर दे रहा है, ये काइंड में एम्प्लॉयर दे रहा है, और ये उसके अलावा ये जो आपके
सैलरीज के अंदर ऑलरेडी पीएफ का, पेंशन का पार्ट इंक्लूड होता है, उसके अलावा अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो सोशल सिक्योरिटी कंडीशन रहा एम्प्लॉयर को हम अलग से ऐड करेंगे इस कंपेंसेशन एम्प्लॉइज को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। लेकिन अगर आपके पास कंपेंसेशन एम्प्लॉइज गिवन है तब आपको इन तीनों में से किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तभी जरूरत पड़ेगी जब आपके पास ये सीओई यानी कंपेंसेशन एम्प्लॉइज गिवन ना हो। दूसरा आपके पास है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस भी अपने आप में एक हेडिंग है। इसके अंदर लेकिन क्या क्या आएगा, बाकी जो फैक्टर इनकम हमारे पास हैं वेजेस के अलावा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब रेंट हो, रेंट के अंदर इंप्यूटेड रेंट भी आता है, रॉयल्टी भी आती है। अब एक एक करके देखें। रेंट जो है, रेंट क्या होता है? रेंट इज द इनकम अर्न बाय यूज ऑफ या इनकम रिसीव्ड बाय यूज ऑफ लैंड। अगर लैंड के यूज के बदले में जो मुझे इनकम आ रही है या मैं किसी को लैंड दिया है उसके बदले मुझे किराया मिल रहा है, वो मेरे लिए रेंट कहलाएगा। इंप्यूटेड रेंट एक ऐसी चीज है जो मैंने बताया था कि जो अगर मैं अपने ही घर पे रह रहा हूं और मैं कहीं पर रेंट नहीं दे रहा हूं तो वो किराया जो बच रहा है ना, दैट इज कॉल्ड इंप्यूटेड रेंट। इन अ वे आई एम गिविंग रेंट टू माई सेल्फ। तो वो इंप्यूटेड रेंट है जो एस्टिमेटेड रेंट है, जो एक्चुअल में मुझे नहीं मिल रहा या मुझे पे नहीं करना पड़ रहा, तो वो इंप्यूटेड रेंट भी मेरी इनकम बन जाती है। रॉयल्टी, रॉयल्टी होता है यूज ऑफ, मतलब जो माइनिंग्स वगैरह, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरी जमीन है और उस मेरी जमीन के ऊपर सरकार ने कब्जा किया ये कहकर कि इसके अंदर जो माइंस के अंदर ये जो चाहे सोना है, चांदी है, तेल है, जो भी है, ये निकालने के लिए आपकी लैंड को यूज किया जाएगा और उस लैंड को यूज करने के बदले में जो भी मुझे पैसा मिलेगा, किराया मिलेगा, उसको रेंट ना बोलकर उसको रॉयल्टी बोलेंगे। तो रॉयल्टी जो होती है वो इनकम मिल रही है मुझे फॉर यूज ऑफ जो लैंड है वो अंडरग्राउंड, यानी कि लैंड के नीचे का सब जो जमीन के नीचे का हिस्सा है उसमें से अगर कोई चीज निकाली जा रही है और लैंड को यूज किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। रॉयल्टी उसके अलावा अगर हम कोई बुक पब्लिश करते हैं उसके बदले में रॉयल्टी मिलती है, कोई कॉपीराइट्स होते हैं, तो रॉयल्टी किसी भी तरीके से मिल सकती है, लेकिन वो एक तरीके से इनकम जरूर है और वो एक्चुअल में लैंड के ऊपर खेती बाड़ी करके या किसी तरीके से यूज नहीं हो रहा। इसको लैंड के नीचे से कह सकते हैं कि सरफेस के नीचे से जो चीज निकाली जा रही है उसके बदले में आपकी लैंड यूज की जा रही है, दैट इज नोन एज रॉयल्टी। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है जो इनकम मुझे मिल रही है फॉर यूज ऑफ कैपिटल। तो मेरी कैपिटल, मेरा पैसा मैंने किसी को दिया, उसके बदले मुझे रिटर्न मिल रहा है, वो मेरे लिए इंटरेस्ट है। और तीसरा पार्ट है प्रॉफिट का। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये वेजेस के अलावा हमारे पास तीन फैक्टर्स जो हो गए, उन फैक्टर की इनकम को ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल रहे हैं। प्रॉफिट जो कंपनीज ने कमाया, अब जो कंपनीज ने प्रॉफिट कमाया उसमें से वो क्या करते हैं, उसमें से या तो वो सरकार को टैक्स दे देते हैं, टैक्स ऑन देयर प्रॉफिट्स। सरकार को अपने प्रॉफिट्स में से टैक्स देने के बाद वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। ठीक है ना, ये डिविडेंड है रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स के बदले में जो भी उन्होंने पैसा, जो शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उसके बदले में रिटर्न दिया जाएगा, वो डिविडेंड देगी। तो सर कंपनी जो अपने प्रॉफिट में से या तो सरकार को टैक्स देती है अपने प्रॉफिट के ऊपर या डिविडेंड देंगी एज अ रिटर्न टू शेयर होल्डर्स, क्योंकि उन्होंने होल्डिंग्स कर रखी हैं। और उसके बाद जो उनके पास बच जाएगा, जिसको ना डिस्ट्रीब्यूट किया और ना ही उन्होंने टैक्स सरकार को दिया, यानी उसके बाद जो बच गया, दैट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, जिसको हम रिटेन अर्निंग या रिजर्व एंड सरप्लस या इसको दूसरे नाम से जाएंगे सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। अब इसको ध्यान में रखना, अगर आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस में पूरा हेडिंग ही गिवन है तो आपको इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना रेंट, ना इंटरेस्ट, ना प्रॉफिट, ना कॉर्पोरेट टैक्स, ना डिविडेंड, ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस अपने आप में मेन हेडिंग गिवन है तो। और ऐसे ही अगर प्रॉफिट गिवन है, तो प्रॉफिट गिवन है तब आपको प्रॉफिट के पार्ट्स की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये प्रॉफिट गिवन ना हो तब जाके आपको ये कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ऐड करके प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं और फिर उसमें रेंट और इंटरेस्ट ऐड करके आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। तो 3 स्टेप्स में। ओके, तो ये हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट। ध्यान यही रखना है कि अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रॉफिट गिवन है तो इनमें से तीनों में से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, रिटेन अर्निंग्स है या सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर है, इसमें मैंने बीच में ये और लिखा है, और मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज का नाम आएगा, तीनों चीजें नहीं आएंगी, तीनों का मतलब एक ही है। लेकिन यहां पर मैंने कॉमा डाला है, रेंट भी है, इंप्यूटेड रेंट भी है, रॉयल्टी भी है। अगर क्वेश्चन में 3 चीजें हैं तो तीनों ऐड करनी है, एक भी नहीं छोड़नी। तो ये एंड है, यानी कि तीनों चीजें ऐड करनी है।
लेकिन यहाँ पर और लिखा है मतलब अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग्स या सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, इन तीनों में से एक चीज होगी जो इसका हिस्सा बनेगी। तीसरा जो हमारा मेन हेडिंग है वो है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है? एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक आदमी अपने, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी ही जमीन पर काम कर रहा है, अपनी जमीन पर अपने घर के अंदर क्लिनिक खोला हुआ है। अब वो जो क्लिनिक खोला हुआ है उसके अंदर उसको जो इनकम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल एक महीने में 50,000 रुपए की इनकम आ रही है। अब उसको ये नहीं पता कि मेरी जो इनकम है उसमें से कितना रेंट है, कितना इंटरेस्ट, कितना प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो अपनी ही जमीन पे काम कर रहा है, मतलब रेंट एक तरीके से अपने आप को दे रहा है। अगर अपना पैसा लगा रखा है तो इंटरेस्ट भी अपने आप को बच रहा है उसका, तो वो अपने आप को दे रहा है। अगर पैसा अपना लगा रखा है, मेहनत कर रहा है, तो वेजेस भी, सैलरीज भी उसकी हैं और प्रॉफिट तो उसका अपना है ही है। तो इसमें उसकी इनकम के अंदर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट चारों पार्ट्स इंक्लूड हैं। इसको सेग्रीगेट या हम अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसी इनकम को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसमें कोई भी प्रोफेशनल्स, जैसे कि मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया, आपको लॉयर का एग्जांपल दिया जो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, फार्मर्स हैं, जो भी अपना काम कर रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएंगे। उसकी इनकम को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। तो तीन हमारे पास हेडिंग्स हो गई। एक, कंपनसेशन एम्प्लॉइज ना गिवन हो तो इन तीन चीजों को ऐड करना है। नंबर 2, ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस ना गिवन हो, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। और उसमें प्रॉफिट ना हो तब ऐड करना है, अगर प्रॉफिट्स को ही लेना है आपने, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और तीसरा पार्ट है मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड तीनों चीजें ऐड करके, यानी 1, 2, 3 को ऐड करके आप निकाल लोगे डोमेस्टिक इनकम, जिसको बोलेंगे एनडीपीएट-एफसी। उसके बाद क्योंकि नेशनल इनकम निकालनी है एनपीएट-एफसी, तो इस एनडीपीएट-एफसी में आपने सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है, तो आपकी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया इनकम मेथड के पूरे एक एक करके स्टेप्स और सारे कंपोनेंट्स। अब इसी को मैंने एक टेबल के थ्रू बनाया। देखो, ये हमारे पास सबसे पहले हेडिंग है कंपनसेशन एम्प्लॉइज, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड, दोनों चीजें आ गई। और एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर। ओके, तो ये हो गया कंपनसेशन एम्प्लॉइज का पार्ट। फिर इसमें सेकंड ऐड करना है आपने ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट्स हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट ना हो तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज है मिक्स्ड इनकम, और इन तीनों चीजों को ऐड करके एनडीपीएट-एफसी, और फिर एनएफआईओ ऐड करके नेशनल इनकम एनएनपीएट-एफसी। ये सब चीजें मैंने एक फॉर्मेट सा बना दिया। इस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है इनकम मेथड से। अब इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस जो आपको ध्यान रखनी है इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए, सबसे पहले ट्रांसफर इनकम, जो मैंने वहां भी बताया था, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करना। ट्रांसफर इनकम वो होती है क्योंकि इसमें जो आपको मिल तो रही है पर इसके बदले में कुछ देना नहीं है। ये ट्रांजैक्शंस के अंदर कोई भी देश के अंदर प्रोडक्शन के अंदर फ्लो नहीं होता। अगर आपको कहीं से कहीं, जैसे आप टैक्स दे रहे हो सरकार को, या गिफ्ट हैं, डोनेशंस हैं मिलती हैं, स्कॉलरशिप मिलती हैं, ये सब चीजें अगर आपको कहीं से आ रही हैं तो ये आपकी ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि ये इसके बदले में कुछ रिटर्न नहीं है। अगर मिल रहा है तो देना कुछ नहीं है, और दे रहे हैं तो कुछ मिलना नहीं है। तो ये हमारे पास ट्रांसफर इनकम कहलाती हैं, वन वे ट्रैफिक की तरह। ऐसे ही इनकम डायरेक्ट फ्रॉम इलीगल सोर्सेज, जो इलीगल इनकम है, स्मगल्ड इनकम है, वो आपको इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज को हम कहीं पे भी लीगल सैंक्शन नहीं मिलता, जैसे गैम्बलिंग, स्मगलिंग वगैरह हो गई, चोरी हो गई, लूट हो गया, तो इन चीजों को कहीं पे भी हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, लीगल सैंक्शन नहीं मिलता, इसलिए इसको, इस इनकम को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। इनकम रिसीट आफ्टर सेलिंग सेकंड हैंड गुड्स, ये भी मैंने बताया था, सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को आप इंक्लूड नहीं कर सकते नेशनल इनकम के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो कमीशन होगा, ब्रोकरेज होगी, जो भी उसको मिला है वो इंक्लूड करेंगे, क्योंकि उसने वो काम किया, मेहनत किया, वो फैक्टर इनकम है उसकी। लेजर टाइम एक्टिविटीज को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर इसका एक्चुअल प्राइस निकालना मुश्किल है कि ये वैल्यू है कितनी, तो इसे नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं कर सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को बेचकर भी जो इनकम आएगी वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑनरशिप का ट्रांसफर है। मेरे पास शेयर्स थे, मैंने किसी और को बेच दिए तो वो ऑनर बन गया, इसमें सिर्फ पेपर ट्रांसफर हुआ है, ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है, कहीं पर देश के अंदर प्रोडक्शन का फ्लो नहीं हुआ। तो ये ट्रांजैक्शन सिर्फ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होती है, इसलिए इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो दिस वाज ऑल अबाउट इनकम मेथड के पूरे स्टेप्स, उसके पूरा मेथड कैलकुलेट करने का, उसकी प्रिकॉशंस। ओके, 2 मेथड्स हो गए। अब तीसरा मेथड पकड़ते हैं हम, एक्सपेंडिचर मेथड। हमारा तीसरा और आखिरी मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड के अंदर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, देश के सभी सेक्टर्स द्वारा किया हुआ खर्चा, इन सबको ऐड करते हैं। तो इस मेथड में हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे बाय एस्टिमेटिंग द फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द डिफरेंट इकोनॉमिक यूनिट्स। जिस देश के जितने भी हमारी कैटेगरीज हैं, सेक्टर्स हैं,
हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फर्म सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। इन सभी सेक्टर्स की इनकम एक्सपेंडिचर को अगर ऐड कर दिया जाए तो नेशनल इनकम निकल आती है। इसके लिए स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको सोर्स ढूंढना है कि फाइनल एक्सपेंडिचर कर कौन कौन रहे हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, वो आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको क्लासिफाई करना है 4 मेन कैटेगरीज के अंदर। नंबर 1 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 3 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नंबर 4 नेट एक्सपोर्ट्स। मैं आपको एक एक करके अभी आपको बताता हूँ इन चारों के बारे में। इन सभी सेक्टर्स में, इन सभी कंपोनेंट्स में इसको क्लासिफाई करने के बाद हमें इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड करना है। तो हम इन चारों कंपोनेंट्स की एक्सपेंडिचर को ऐड कर देंगे और इन सबको ऐड करके हम निकाल लेंगे जीडीपी एट एमपी। उसके बाद जब जीडीपी एट एमपी निकल गया तो उसके बाद क्या करना है, इस जीडीपी एट एमपी में आपने डेप्रिसिएशन माइनस करना है तो नेट आ जाएगा। एमपी में एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो एफसी आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। और डोमेस्टिक में अगर हम एनएफए ऐड कर दें नेशनल इनकम निकल आएगी। मतलब डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करके हम निकाल लेते हैं एनडीपी एफसी और फिर उस एनडीपी एफसी में नेट फैक्टर इनकम फ्लो ऐड कर दो, एनएफआई ऐड कर दो तो आपकी निकल आएगी नेशनल इनकम। ये हमारे पास एक एक करके सारे स्टेप्स हैं जो एक्सपेंडिचर मेथड में यूज होते हैं। अब मैंने आपको बताना इन चारों कंपोनेंट्स के बारे में। ये चारों कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला हमारा कंपोनेंट था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या चीज है? एक्चुअल में ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी हम जो हाउस हैं, जो हाउस खर्च करते हैं अपनी डेली बेस की जरूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे हम कपड़े पर करें चाहे खाने पर करें, ठीक है ना, कपड़े पर, खाने पर, एंटरटेनमेंट पर, कहीं पर भी अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है। तो इसके अंदर जो आता है ना, मैं आपको लिख देता हूं, एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड्स, जो भी हाउसहोल्ड्स खर्च करेंगे एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, हाउसहोल्ड्स और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो हाउसहोल्ड्स को सर्विस दे रहे हैं, सर्विंग हाउसहोल्ड्स। ओके, तो ये जो हाउसहोल्ड्स खर्च कर रहे हैं और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस खर्च कर रही हैं हाउसहोल्ड सर्विस देने वाले, इनका किसी भी तरीके का जो फाइनल एक्सपेंडिचर होगा, फाइनल गुड्स पर खर्चा होगा, वो हम इंक्लूड कर लेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर। हर तरह का खर्चा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी हम लोग खर्च कर रहे हैं और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस खर्च कर रही हैं। सेकंड कैटेगरी में आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सरकार करती है। सरकार किस पे खर्च करती है? सरकार पब्लिक वेलफेयर पे खर्च करे, ठीक है ना। ये पब्लिक वेलफेयर पे कोई भी चीज, चाहे वो पार्क्स पे करे, रोड्स पर करे, पुलिस पर करे, अपनी सैलरीज पे करती है पब्लिक वेलफेयर पर, उसके अलावा सैलरीज जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पे करती है। फाइनल एक्सपेंडिचर गुड्स खरीदने पर, परचेज ऑफ गुड्स, हर तरीके के जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए जाते हैं, वो सब चीजें आप ऐड करके गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। तो सरकार दिया किया हुआ सभी टाइप का खर्चा आपका आएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, और हम लोगों द्वारा और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन द्वारा जो भी खर्चा किया होगा वो सब आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। तीसरा पार्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैपिटल फॉर्मेशन आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, या तो फिक्स एसेट्स पे खर्च करते हो, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट्स हैं। एक है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा पार्ट है चेंजिंग स्टॉक। अब मैं आपको एक चीज आपको ध्यान बता दूं, अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक के साथ कैपिटल फॉर्मेशन दिया, मतलब फिक्स्ड वर्ड गिवन नहीं है यहां पर, जैसे यहां दे रखा है, तब आपको इन दोनों ही कंपोनेंट्स को ऐड नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंजिंग स्टॉक इसका पार्ट है। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल के अंदर आपका फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ आ गया कि ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, तब हर बार आपको उसमें चेंजिंग स्टॉक ऐड करना है। और चेंजिंग स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है ना, दिस इज एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स जो कंपनीज वगैरह करती हैं। तो कंपनीज अगर फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा कर रही हैं, वो आ जाएगा फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और अगर स्टॉक हमारा बढ़ता है, स्टॉक में चेंज आता है, तो वो चेंजिंग स्टॉक हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है, अगर फिक्स्ड वर्ड लगा हुआ है इसके साथ तब तो चेंज स्टॉक ऐड करना है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन के साथ अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, तो अलग से ऐड नहीं करने। ओके, और एक है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब ये ध्यान रखना, इसके अंदर भी
कि इंपोर्ट्स में से एक्सपोर्ट्स नहीं, एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस करना है, तभी ये फिगर आएगी, चाहे वो माइनस में आए या प्लस में आए। अगर न्यूमेरिकल के अंदर कहीं से नेट इंपोर्ट्स दे दिया उन्होंने, तो नेट इंपोर्ट्स का फिगर यानी कि जो फिगर दे रखी होगी प्लस में होगी, पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव ले लो और नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव ले लो, क्योंकि नेट इंपोर्ट्स को आपने चेंज करके नेट एक्सपोर्ट्स में लेके आना है। ओके, तो हर चीज समझ आ गई। प्राइवेट फाइनल कन्वर्शन एक्सपेंडिचर में हमारे द्वारा किया हुआ खर्चा, गवर्नमेंट द्वारा किया हुआ खर्चा सारा, पब्लिक वेलफेयर सैलरीज वगैरह के ऊपर, और ये इन्वेस्टमेंट जो है या तो फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च किया जाएगा कंपनीज द्वारा, या चेंजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस लेके। और फोर्थ हमारा कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस करके। एक्सपोर्ट्स पर जो खर्चा है यानी कि हम लोग फॉरेन में बेच रहे हैं, यानी फॉरेनर्स हमारे देश की चीज की डिमांड कर रहे हैं, और इंपोर्ट्स हम लोग फॉरेन गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, तो इन दोनों डिफरेंस को बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया जाए तो हमारा निकलता है जीडीपी टेम्पी, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि चारों कंपोनेंट्स को ऐड करके हम जीडीपी टेम्पी निकाल लेते हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है। जीडीपी टेम्पी आ चुकी है, तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, उसके बाद एमपी से एफसी पे आने के लिए आप एनआईटी माइनस करोगे, और डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए आपको एनएफआई प्लस करना पड़ेगा। तो जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी और प्लस एनएफआईए, इन सबको एडजस्ट करके आपका निकल आएगा नेशनल इनकम, जो कि है एनएनपीएफसी। ठीक है, ये चारों कंपोनेंट्स हो गए। अभी इसमें मैं आपको एक फॉर्मेट के थ्रू जो पूरा टेबल बनाया है वो उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास चार कंपोनेंट्स थे। एक है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसके मैंने बताया थे जो भी एक्सपेंडिचर हम करेंगे ड्यूरेबल गुड्स पर और नॉन ड्यूरेबल गुड्स पर। ठीक, ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स, उसके अलावा सर्विसेज पर खर्च किया जा रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग जो भी खर्च करेंगे, चाहे वो ड्यूरेबल गुड्स पर करें, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पर करें या सर्विसेज पर करें, और जहां तक कि नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस भी अगर खर्च करते हैं, वो भी इसी हेडिंग में आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। सेकंड हेडिंग गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की है, और थर्ड हेडिंग हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट्स हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक चेंजिंग स्टॉक। ओके, और अगर हो सकता है कि इसके अंदर एक चीज आती है जो वैल्यूएबल्स यानी कि ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं, तो वो भी इसमें आ सकता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस की जगह नेट दे दी जाए, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको कुछ नहीं करना, उस नेट के अंदर सिर्फ डेप्रिसिएशन प्लस करके सिर्फ ग्रॉस बना देना है। तो जब भी नेट गिवन होगा तो आपने उसमें डेप्रिसिएशन प्लस करके ग्रॉस बना दो, चाहे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो चाहे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ना हो, आपको नेट को ग्रॉस तो बनाना ही बनाना है। और साथ ही साथ अगर आपके पास फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो चेंजिंग स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर खाली कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो चेंजिंग स्टॉक ऐड नहीं करना। फोर्थ कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट्स है, और इन चारों को ऐड करके हम जीडीपी एंड एमपी, फिर ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो एनडीपी एंड एमपी, फिर इसको एमपी में एफसी में कन्वर्ट किया एनआईटी माइनस करके एनडीपी एंड एफसी, और उसके बाद इसमें सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल बनाने के लिए एनएफआई ऐड कर दिया, तो आपकी बन गई नेशनल इनकम एनएनपी एंड एफसी। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं, इसी एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर कई बार क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन जिसका दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट है, कई बार इन्वेस्टमेंट के नाम से चीजें दे रखी होती है। तो आपको ये थर्ड कंपोनेंट है ना, ये वाला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो 1, 2 एंड 4 तो सेम रहेंगे, ये थर्ड कंपोनेंट को थोड़ा चेंज करते हैं। किस तरीके से न्यूमेरिकल आ सकता है? पहला कंपोनेंट वही है, देखो, पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फोर्थ नेट एक्सपोर्ट्स। कोई फर्क नहीं है 1, 2 एंड 4 के अंदर। लेकिन थर्ड जो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन है, इसको कैपिटल फॉर्मेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड करके न्यूमेरिकल आ सकता है। पहला आता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, यानी वो इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज करती हैं फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो चेंजिंग स्टॉक है हमारा, इट इज आल्सो नोन एज चेंजिंग स्टॉक। और उसके अलावा हम लोग जो कंस्ट्रक्शन पर रहने के लिए घर बनाते हैं, वो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आएगी, और एक आएगी पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो सरकार खर्च करती है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करती है ऑन पब्लिक वेलफेयर, रोड्स ब्रिजेस वगैरह पर, ठीक है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट ऑन परचेज ऑफ हाउसेस जो हम लोग रहने के लिए करते हैं, ये चेंजिंग स्टॉक हो गया, और ये फिक्स्ड एसेट्स पर खर्च किया जा रहा है। तो इन चारों ये इन्वेस्टमेंट्स के नाम से चीजें आएंगी, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये किसकी जगह आएंगी? ये आपका जो थर्ड कंपोनेंट था हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसकी जगह आपको ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन चेंजिंग स्टॉक की जगह आपको 4 टाइप की इन्वेस्टमेंट आ सकती हैं। वो चारों इन्वेस्टमेंट ऐड करके आप ये कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जीडीसीएफ निकाल सकते हो। अब आपके पास वही बात आ गई, यहाँ से जीडीपी एमपी निकला, और फिर वैसे ही डेप्रिसिएशन माइनस करके
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करके और NFI प्लस करके आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लो। तो ये हमारे पास सारे स्टेप्स हो गए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के एक्सपेंडिचर मेथड से। अब इसकी बात करते हैं इसकी प्रिकॉशंस। किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, लगभग वही प्रिकॉशंस है जो हमने अभी पढ़ी थी वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड में। पहली चीज, इंटरमीडिएट गुड्स की एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड नहीं कर सकते नेशनल इनकम के अंदर। नहीं तो बात वही थी कि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड करने फाइनल गुड्स के साथ, इससे डबल काउंटिंग की समस्या पैदा हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं करने, सिर्फ फाइनल गुड्स इंक्लूड करने हैं। सेम वही बात, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज को, स्क्रैप्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है उस साल जब ये गुड्स बनाए गए थे। बट जो उस पर जो ब्रोकर की सर्विसेज पर जो एक्सपेंडिचर हम दे रहे हैं, उसको कमीशन दे रहे हैं, वो इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसमें उसने कुछ काम किया है। ट्रांसफर पेमेंट जो वन वे ट्रैफिक की तरह है, ट्रांसफर पेमेंट का एक्सपेंडिचर हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्सपेंडिचर मतलब इसमें कोई भी प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस का फ्लो नहीं होता, इसमें कोई भी रिटर्न में कोई चीज़ नहीं दी जा रही। और इलीगल गुड्स पर जो खर्चा होगा वो भी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये लीगली सैंक्शन नहीं होते। और जो लेजर टाइम एक्टिविटीज़ वाला होता है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वाला होता है, वो भी हम इंक्लूड नहीं करते। इस तरीके से जो हम परचेज करते हैं अपने शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन सब का भी हम इंक्लूड नहीं करते, इसका खर्चा भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिकॉशंस में ध्यान रखनी है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट, दोनों मेथड्स आपके हो गए, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें आपके सारे स्टेप्स, सारे प्रिकॉशंस सब कुछ क्लियर कर दिए। अब इसमें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डबल काउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो अभी आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। और नेक्स्ट क्लास में डबल काउंटिंग के लिए आप मेरा वेट कीजिए, अगली वीडियो में मैं आपको डबल काउंटिंग पूरा समझाऊंगा। सो स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।